नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि पूरे देश में एलपीजी की मांग, जो बढ़ती हुई मांग है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं परेशानियां आ रही हैं। लेकिन लखनऊ से खबर आ रही है, जहां पर एलपीजी की बढ़ती मांग को लेकर के जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से एक्टिव है और उसने एक सख्त निर्देश जारी किया है और उस निर्देश का पालन सभी कंपनियों को करना होगा। आईओसी को करना होगा, एचपीसीएल को करना होगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जितनी भी कंपनीज हैं वो सबसे ज्यादा केजीएमयू, जितने भी शिक्षण संस्थान है उसको, और एसजीपीजीआई को निर्बाध आपूर्ति की जाए 100% तक की। उसमें बिल्कुल भी कोई कटौती नहीं होनी चाहिए, उसकी में निर्बाध आपूर्ति होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो होटल हैं, ढाबे हैं और जो तमाम व्यवसायिक प्रतिष्ठान है उसकी जो मैक्सिमम है वो 20% तक ही उसको सप्लाई करने की बात कही गई है। तो साफ तौर पर लखनऊ प्रशासन का ये जो निर्देश है वो लखनऊ में जो 105 एजेंसियां हैं जहां से लगभग लगभग 25,000 सिलेंडर डिलीवर किए जाते हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं निर्देश है कि जो एसजीपीजीआई, केजीएमयू जैसे और शैक्षिक जो संस्थान है उसमें निर्बाध आपूर्ति होनी चाहिए। इसके ठीक उलट की होटल या व्यापारिक संस्थान हो या फिर कोई अलग अलग व्यावसायिक संगठन जो भी संस्थान हो उस पे कम आपूर्ति करनी चाहिए, क्योंकि लगातार जो एलपीजी की है उसकी मांग बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं पैनिक बुकिंग इसको लेकर के बहुत ज्यादा हो रही है, जिसको लेकर के जो केंद्र सरकार की टीम है वो भी बार बार लगातार आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, बताती भी है। लेकिन जिस तरीके से मांग में एक बड़ा उछाल आया है, पैनिक बुकिंग लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसको लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, मुस्तैद है और लगभग लगभग हर जगह के लिए निर्देश है। वहीं लखनऊ की अगर बात की जाए तो यहाँ के जो अपर जिलाधिकारी हैं नागरिक आपूर्ति, उन्होंने साफ तौर पर ये आदेश दिया है, निर्देश दिया है कि जो कमर्शियल सिलेंडर है उसको लेकर के ये पूरा का पूरा आदेश है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि एसजीपीजीआई की बात हो, केजीएमयू की बात हो या फिर शैक्षणिक संस्थानों की बात हो, वहां पर निर्बाध आपूर्ति होनी चाहिए, वहां पर किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले हम इंद्रवीर के पास चलेंगे, क्योंकि रायबरेली में एक दो एनकाउंटर हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि कानून व्यवस्था को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार की जो प्राथमिकता है कि भय का माहौल होना चाहिए अपराधियों के मन में, उसी के तहत कहीं ना कहीं लगातार पुलिस एक के बाद एक लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी कार्रवाई का नतीजा है कि अपराधी को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है, कई बार देखा गया है कि जब अपराधियों की पकड़ के लिए, धर पकड़ के लिए जब पुलिस पहुंचती है तो अपराधी सरेंडर करने की जगह पर पुलिस के सामने फायर कर देते हैं और इस गोलीबारी में कई अपराधी एनकाउंटर में घायल भी हो जाते हैं। हमारे साथ इंद्रवीर बने हुए हैं रायबरेली से और उनके साथ वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि दो बड़े एनकाउंटर आज रायबरेली से हुए हैं। इंद्रवीर, क्या है पूरी इस घटना की सच्चाई और किस तरीके से इन अपराधियों पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है? देखिए अखंड, बिल्कुल आज हमारी मौजूदगी अभी एडिशनल एसपी संजय कुमार सिन्हा के साथ में है और बीती रात अगर बात करें तो लगभग 4-4:30 बजे की ये घटना है, जिसमें मुखबिर खास की सूचना पर ये पुलिस को, रायबरेली पुलिस को मिला कि अलग अलग थाना क्षेत्रों में बचाव और नशीराबाद में कि कुछ अपराधी जो है संदिग्ध परिस्थितियों में देखे गए हैं और कुछ बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में है। उसको लेकर के पूरी दोनों थाना क्षेत्र एक्टिव होते हैं एडिशनल एसपी के नेतृत्व में और एसपी के निर्देशन में। उसके बाद इस घटना को अंजाम देने से पहले, किसी बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले ही रायबरेली पुलिस ने कमर तोड़ी है और उसके साथ साथ इन अपराधियों को आज न्यायिक अभिक्षा में भेजा जाएगा, गिरफ्तार कर लिया गया है। और बाकी जो और ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ संजीव कुमार सिन्हा एडिशनल एसपी रायबरेली है। सर, एक बड़ी कामयाबी आप लोगों को रात में मिली, क्या है पूरा मामला जानना चाहिए? देखिए, विगत माह में 2-3 घटनाएं जनपद में हुई थी और जैसा कि पहले से भी हमारे बॉर्डर टीम की चालू रहती और टिकट व्यवस्था है, लेकिन घटनाओं के संबंध में सीनियर ऑफिसर जो है हमारे, उन्होंने निर्देशित किया था कि रात्रि चेकिंग एवं रात्रि गश्त को ज्यादा सख्ती से किया जाए, जिसमें राजनीतिक अधिकारी भी सड़कों पे और गहन मतलब चेकिंग हो। इसी क्रम में एक पुलिस को जो परसदीपुर थाना क्षेत्र डी है, वहां से एक सूचना मिली कि कोई एक इको वाहन है और उसके साथ एक आलफाई मोटरसाइकिल है, संदिग्ध अवस्था में दिखे। नसीराबाद जो पुलिस वहां पे अलर्ट मोड में आई, रोकने का प्रयास किया तो बिल्कुल असंतुलित होकर के दोनों जो है आगे पीछे भागने लगे। पुलिस को एक शक हुआ तो मोटरसाइकिल का पीछा किया, मोटरसाइकिल आगे जाके गिरी और गिरने के बाद जब वहां पे स्थानीय नसीराबाद पुलिस के ऊपर फायर किया और जब उसके जवाबी
व्यक्ति जो सूरज रावत नाम का व्यक्ति है उसके पैनल को, उसके बाद ये पूरा जो हमारा जनपद कंट्रोल रूम है उसके माध्यम से वायरलेस प्रसारित किया गया, खासतौर पर जो आसपास के नजीराबाद के नेता अवगत है, अमेठी और प्रतापगढ़ जनपद माइनस है, वहां पर अवगत कराया गया, पूरे जनपद में अलर्ट हो गया और चेकिंग की जाने लगी। तो ये अपराधी महाराजगंज थाना होते हुए तरफ चौकी थाना क्षेत्र उस तरफ वो इनको बहना गए थे, आगे वगैरह आगे उनको लगा कि हमारे पास इसको जो गाड़ी है उसको पहचान में आ गई है तो उतर कर भाग लेना। अच्छा। और उसके बाद फायरिंग हुई थी, तो वहाँ पर भी इन बॉर्डर को एक अपराधी जो मार्को है, मार्को नाम का जो अपराधी है गोली लगी है और उन लोगों को पहुंचाया गया। पूछताछ में इसमें जो है लुटेरों का ही अंतर जाती गिरोह है और कार्रवाई आज भी हमारे जो रिकवरी चल रहा है और फिर को और भी विस्तार से किया जाएगा। जी अखंड। बिल्कुल, क्योंकि इंद्रवीर सबसे बड़ी बात है कि लगातार अपराधियों के खिलाफ और अपराध के खिलाफ लगाम लगाने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस अभियान चलाती है और ऐसे अपराधियों को पकड़ने के लिए लगातार एक के बाद एक इस तरीके के एनकाउंटर्स या यूं कहें कि उनकी धरपकड़ के लिए टीमों को भी गठित करती है। एक सवाल है मेरा कि लगातार हमने देखा है कि रायबरेली पुलिस अच्छा काम करती है, चाहे इससे पहले के जो कप्तान रहे उनके निर्देशन में या फिर जो मौजूदा कप्तान है उनके निर्देशन में भी अपराधियों को लगातार पकड़ने के लिए एक के बाद एक अभियान चलाए जा रहे हैं। हम एक चीज जानना चाहेंगे और उत्तर प्रदेश भी जानना चाहेगा कि रायबरेली में अब तक कितने अपराधियों को इस तरीके से पुलिस ने पकड़ा है और कितने अपराधी एनकाउंटर में या फिर घायल हुए हैं या फिर उन अपराधियों को इस एनकाउंटर के जरिए पुलिस ने सलाखों के पीछे भेजा है। एग्जैक्ट डेटा तो नहीं, लेकिन ये इतना मुझे ध्यान है कि 25 से 26 एनकाउंटर हुए हैं मेरे कार्यकाल में और कार्यकाल में जितना जो हम लोगों के सामने हुई फिगर तो हमें याद है 25-26 के आसपास। जी जी अखंड। हाँ बिल्कुल, ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि लगातार ऐसे ही अभियान चलाए जाते हैं और मैं ये बिल्कुल कहने में हमें जरा भी संकोच नहीं होना चाहिए कि रायबरेली पुलिस ने लगातार एक के बाद एक, क्योंकि इंद्रवीर जिस तरीके से दिखाते भी आए हैं और उन्होंने दिखाया है कि रायबरेली पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ एक के बाद एक कहीं ना कहीं कड़े प्रहार करती है और एक के बाद एक नए अभियान चला करके इन अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगातार दिन रात मेहनत करती है। और शायद यही कारण है कि लखनऊ से सटे रायबरेली इलाके में जो अपराधियों के मन में खौफ है वो बना हुआ है। कहीं ना कहीं राजनीतिक लिहाज से भी बड़ा ही महत्वपूर्ण जिला है, साथ ही साथ राजधानी के बगल होने से भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन अगर पुलिस अपना दमखम दिखाए और अपराधियों के खिलाफ इसी तरीके से लगातार अभियान चलाए तो शायद यही होगा कि एक दिन में 2 एनकाउंटर होंगे और अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। लगातार ऐसे अभियानों की जो शुरुआत है वो पुलिस शुरुआत से ही करती चली आ रही है और मुख्यमंत्री की मंशा जो साफ है कि अपराध और भयमुक्त उत्तर प्रदेश होना चाहिए, उसी तरीके का कहीं ना कहीं एक रिजल्ट है जो साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है रायबरेली में। और रायबरेली के पुलिस अधिकारी हैं उसको बखूबी निभा रहे हैं और शायद यही कारण है कि एक के बाद एक लगातार अपराधियों के ना सिर्फ एनकाउंटर हो रहे हैं बल्कि छोटा अपराध हो या बड़ा अपराध हो या कोई भी राजनीतिक एंगल या किसी कोई हत्या हो जिसको राजनीतिक एंगल दिया जाता हो उसका भी खुलासा लगातार रायबरेली पुलिस बड़े ही शानदार तरीके से और अच्छे तरीके से करती हुई नजर आ रही है। शायद यही कारण है कि रायबरेली पुलिस अपने मुकाम को बहुत जल्द हासिल कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए और इंद्रवीर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आदर्श हमारे साथ बने हुए हैं हरदोई से। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है? अखिल जी, आज हम हरदोई जनपद की खबर बताना चाहेंगे कि कल मैंने खबर को ब्रेक करवाया था जिसको IBC 24 को एक मोहर लग गई है। हरदोई जिलाधिकारी से मैंने डायरेक्ट बताया कि यहाँ जो छोटे दुकानदार है अर्पण करते हैं उनको तो यहाँ पर परेशान किया जाता है, लेकिन जो बस मालिक है बस को जो रोड के किनारे खड़ी करके कर देते हैं उसमें उससे भी अफीम फैल जाता है। लेकिन यहाँ पर जो जिलाधिकारी अनिल झा ने उनको देखा है तो उन्होंने तुरंत कल बस ऑपरेटर को लेकर एक वहां पर मीटिंग की और उस पर यह बताया गया कि जो जितनी भी हरदोई जनपद की बसें हैं हरदोई शहर की उनको चुंगी के बाहर रखा जाए और उनकी फंडा अप्रैल तक ये नियम लागू हो जाएगा और जितनी बसें होंगी जिन मार्गों पर चलेगी उन बसों का कलर भी चेंज कर दिया जाएगा और उन बसों में बार कोड लगाया जाएगा और उन बस मालिक का नाम पड़ा होगा, बस ड्राइवर का नाम भी पड़ा होगा। यह सबसे बड़ी एक IBC 24 का खबर का असर देखा गया है। और दूसरी खबर हम बताना चाहेंगे आदर्श, पहले खबर पे ही आए क्योंकि देखिए ड्राइवर का नंबर, मालिक का नंबर, उसकी कंपनी का नंबर, ये सब तो दर्ज होता ही होता है। बहुत जगहों पे हमने देखा है
लेकिन लगातार इस तरीके की चीजें लगातार देखने को मिलती हैं, तो अभियान तो चलाते हैं, लेकिन उस अभियान के असर का कितना रिजल्ट होता है, कितने दिन तक उस अभियान का असर होता है? सवाल तो ये भी है ना एक बड़ा। अगर ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। आप देखने वाली ये बात होगी 15 अप्रैल उन्होंने जो लास्ट डेट रखी है कि 15 अप्रैल तक जितनी भी बसें हैं सब बिलाग्राम बस मालिक से कहा है कि जितनी बसें हैं बिला जो चुंगी है चुंगी के बाहर चली जाए। यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का बस के लेकर नहीं किया जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि यहाँ पर हरदोई शहर के अंदर करीब 8-10 स्कूल हैं जो जिन्हें छोटे छोटे बच्चे जाते हैं। यहाँ पर रोडवेज बसें भी निकलती हैं उस शहर से होकर और यहाँ प्राइवेट बसें भी गुजरती हैं कभी कभी। लेकिन अगर उससे हादसा हो जाता है उसके जिम्मेदार आखिर कौन होगा? और अखंड ये क्या हम बताना चाहेंगे, सुरजीपुर जो गाँव कल मैंने खबर को ब्रेक किया था उसमें जो कौशल्या है, गुर्रा खेरा है, माधोपुर है, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो है 10-12 साल के वो 1-1 लाख रुपए के मोबाइल ऐसे बेचते हैं, चोरी के मोबाइल जैसे कोई कंफर्ट टॉफी हो। और वो ये जो चोरी का जो मोबाइल है ये लोग हरिद्वार, बनारस और ये जहाँ बड़े बड़े मेले लगते हैं वहां से चोरी करके लाते हैं हरदोई जनपद में। और इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। इन पर भी यहाँ हरदोई के कप्तान से कहना चाहिए, उन पर ये लगाम लगानी चाहिए क्योंकि ये लोग इन हरदोई वासियों को बहुत बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। जी अखंड। तो आखिरकार जब ये सब जानकारी है कि हरिद्वार से मोबाइल चोरी होता है या फला इलाके से चोरी होता है और उस तरीके से उसको बेचते हैं, तो क्या पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं है? क्या आम जनता को, आम लोगों को, पत्रकारों को इस बात की जानकारी, क्या पुलिस एक्शन लेती है? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है कि नहीं करती है? अखंड जी बिल्कुल पुलिस को जानकारी है, लेकिन पुलिस पर्दा डाल देती है। और जानकारी पत्रों कब लगती है? जब बाहर की पुलिस आती है, यहाँ देहरादून की पुलिस आए या कहीं की आए जो उनको पकड़ लेंगे तब यहाँ पर प्रशासन सक्रिय होता है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है कि छोटे छोटे बच्चे 12 साल के हैं, वो 1.5 लाख का आईफोन जो होता है उसको 20,000 में कोई भी ले सकता है। ये बहुत बड़ी एक कार्रवाई होनी चाहिए वहाँ सुरजीपुर गांव में। और यहाँ पर बहुत सारे आज की डेट में मोबाइल में इक्विपमेंट्स होते हैं, बहुत सारे ट्रैकिंग सिस्टम होते हैं जिससे इजीली ट्रैक किया जाता है। तो 1.5 लाख का 1 लाख का फोन कोई ले भी आता है, उसको कैसे बेचते हैं? मतलब किस तरीके बेच देते हैं? क्या एज इट इज पूरा फोन बेच देते हैं? क्योंकि आईफोन जैसा बहुत फोन तो एप्पल का फोन तो बहुत सेफ होता है, लेकिन अगर उसमें भी अगर इस तरीके से किसी फोन को इतनी आसानी से अगर वो लोग बेच दे रहे हैं तो ये तो अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या कर रहे हैं फिर वहां पे बैठ कर? अखंड ये ट्रैक जरूर करते हैं, लेकिन जब ट्रैक होते हैं ये लोग यहाँ पर पकड़े जाते हैं और जब बाहर की पुलिस इनको यहाँ पर पकड़ने आती है, लेकिन यहाँ की पुलिस जो है उनको पकड़ती है और पैसे लेन देन की बात में उसको छोड़ देता है। लेकिन जो लोग चोरी हुआ खरीदते हैं हरदोई जनपद वासी, उन पर पुलिस कहीं ना बड़ी मोटी रकम वसूलती है और उनको छोड़ दिया जाता है। उन ऐसे पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। तो बड़ी बात है कि अगर एक छोटे छोटे बच्चे इस तरीके से अगर चोरी की घटना को अंजाम देते हैं, और बिल्कुल हमारे साथ अभी डिप्टी एसपी भी थे, सुन रहे थे आप किस तरीके से इंटरव्यू बता रहे थे और उन्होंने बताया कि एनकाउंटर और अपराधियों का, छोटे बच्चे हैं तो जो भी सजा बनती है उस सजा के तहत अगर कोई अपराध कर रहा है तो छोटा और बड़ा थोड़ी ना, अपराधी तो अपराधी है। लेकिन तभी भी हमारे यहाँ बहुत सारे कानून में बहुत सारे प्रावधान है और बच्चों के लिए एक अलग से है, बाल सुधार गृह है, वहां पर भेजा जाता है बच्चों को। लेकिन सवाल यही है कि इन अपराधी जो बच्चे हैं या अपराधी प्रवृत्ति के हो गए जो इस तरीके से चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, पुलिस अगर जानबूझकर अनजान बनी हुई है और जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं कि पैसा लेकर के छोड़ने की बात कही जा रही है, बाहरी पुलिस आकर के उनके तलाश करती है, तो आखिरकार पुलिस इस मामले में एक्शन क्यों नहीं लेती है? क्या किसी वरिष्ठ अधिकारी से आपकी बात हुई इस पूरे मामले पर? उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पे? देखिए अभी हमारे किसी अधिकारी बात तो नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर जब तक नीरज यादव रहे हैं तब तक यहाँ प्रशासन बहुत सख्त रहा, यहाँ पर पुलिस भी राइट टाइम थी। लेकिन जब उनके जाने के बाद में हरदोई जनपद में, हालांकि ये कप्तान जो है तुरंत सुरक्षा भी कर रहे हैं, लेकिन अभी कहीं ना कहीं पर इनको और देखने की जरूरत है कप्तान साहब को कि वहां पर जाएं। और हम कप्तान साहब से खुद कहना चाहूँगा, हरदोई जनपद कप्तान अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो सुरजीपुर शादी वर्दी में जाएं या ऐसे जो किसी व्यक्ति को भेजें, उनको ही मोबाइल वहां पर दे दिया जाएगा। ऐसे लोग सुरजीपुर में रहते हैं जो चोरी के मोबाइल परिवार लोग वहां पर हैं और ये जो खर्च करते हैं। और अब इन लोगों ने हरदोई जनपद वासियों को भी एक निशाना बना रखा है। जब भी कोई महिलाएं जाती हैं गाड़ी पर बैठ कर, उनके साथ भी लूटपाट कर रहे हैं, गाड़ी के टक्कर मारते हैं और मारे उनको लूटपाट करने के बाद वो लोग प्लास्टिक की स्पीड में गाड़ी भगा देते हैं। एक पुलिसकर्मी ने हम लोग बताया, नाम न छापने को लेकर उन्होंने बताया कि ये जो गाँव है बरवाड़ों का गाँव है, यहाँ पर जो सुरजीपुर है, माधोपुर है, कौशल्या है, गुर्रा है, वहां पर इस तरीके के खर्च होते हैं। लेकिन हम लोग भी कहीं ना कहीं तो मजबूर हो जाते हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी है? अगर पुलिस मजबूर हो जाएगी तो फिर आखिरकार कौन नहीं मजबूर होगा? तब तो आदमी परेशान हो जाएगा, उस रास्ते चलना छोड़ देगा। अगर पुलिस मजबूर हो जाएगी ऐसे लोगों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के, क्या कोई इलाका किसी का पर्सनल इलाका है क्या?
तो उस इलाके में वही लोग जाएंगे और जो उस इलाके से गुजरेगा तो उसके साथ बदतमीजी की जाएगी, उसके साथ इस तरीके का काम किया जाएगा। अगर ये आरोपों में जरा भी सच्चाई है तो पुलिस को मजबूरी नहीं, दिलेरी दिखानी चाहिए और ऐसे अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करके उनके खिलाफ उनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए। ये मजबूरी की कौन सी बात है भाई? नाम ना बताया पुलिसकर्मी ने, वो अलग विषय है, लेकिन पुलिस के आला अधिकारियों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए ना कि एक इलाका ऐसा भी है जहां पर इस तरीके की चल रही है चीजें 21वीं सदी में, जहां वो भी उत्तर प्रदेश में, जहां पुलिस का इतना खौफ है कि अपराधी सरेंडर करते हैं तख्ती लेकर के, वहां पर कोई खुलेआम चैलेंज अगर दे रहा है तो क्या ऐसा संभव है कि मजबूरी हो सकती है? अगर इस तरीके के आरोप है तो अपने आप में बड़े गंभीर आरोप है, पुलिस को इस पर विचार करना चाहिए और ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। कार्रवाई ऐसी करनी चाहिए कि वो नहीं, उस इलाके ही नहीं बल्कि पूरे हरदोई जनपद में ये मैसेज चला जाए कि अगर जो इस तरीके की हरकत करेगा उसके खिलाफ एक नहीं गंभीर आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये लूट की बात, इस तरीके से किसी को परेशान करने की बात, गलत नियत की बात, ये सब चीजें अगर आती है किसी इलाके में, किसी एक रोड पर, तो कहीं ना कहीं संचार कर देने वाली बात है पुलिस महकमे के लिए और पुलिस पर इसको जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल आदर्श, इस पूरी घटना पर जो जिले के कप्तान है उनसे जरूर वर्णन लीजिएगा, उनसे पूछिएगा कि आखिरकार इन इलाकों में ऐसी जानकारी सामने निकल करके आ रही है तो क्या आखिरकार मजबूरी है? आपके पास सारे संसाधन है, उसके बाद मजबूरी कैसी है? उन तमाम लोगों का क्या होगा जो उस रास्ते से गुजरते हैं? इस पर जरूर वर्णन लेकर के अपडेट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदर्श इस तमाम जानकारी के लिए। ज्ञानेंद्र के पास चलते। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है प्रतापगढ़ से आज? मैं चाहूंगा कि कुलदीप को भी आप फ्रेम में ले लीजिए। अभी हमारे जो गेस्ट है वो आए नहीं है और आते ही मैं आपको इशारा दूंगा। ठीक, कुलदीप, अमेठी से कौन सी बड़ी खबर है? जी, मैं अखंड जी बता देना चाहता हूं कि जिला मुख्यालय अमेठी से सुदूर 15 किलोमीटर दूर गोगमऊ का एक ऐसा स्थान है जहां पर बहुत ही भव्य मां विंध्यवासिनी का जो है मंदिर बना है और बहुत प्राचीन काल से लगभग 500 सालों से यहाँ पर हमेशा पूजा अर्चना होती आ रही है। मैं अखंड जी बता देना चाहता हूं कि वैसे तो चैत्र नवरात्र से हिंदू नववर्ष का प्रारंभ होता है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जो है 1 जनवरी से जो है नया साल मनाया जाता है, नया साल का प्रारंभ होता है। मैं बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से 4 नवरात्र होती हैं वर्ष में, चाहे वो अंग्रेजी कैलेंडर हो चाहे वो हिंदू जो कैलेंडर हो, उसके अनुसार जो है हमेशा 4 नवरात्र होती है, जिसमें विशेष रूप से 2 नवरात्र जो है बहुत ही प्रचलित है और जिसमें जो है शारदीय नवरात्र और उससे अधिक प्रचलित है। इस समय तो अखंड जी चैत्र नवरात्र चल रही है और आषाढ़ नवरात्र भी होती है और माघ नवरात्र भी होती है, जिसमें माघ नवरात्र में जो है लोग जो है साधना पूजा का काम करते हैं। लोग जो है जाते हैं तीर्थ स्थानों पर, साधना पूजा जो है करते रहते हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि ये मान्यता बहुत ही प्राचीन काल से चली आ रही है कि माता कालराज से ने राक्षस रक्त बीज का जो है संहार किया था और इनकी पूजा करने से ही जीवन के सभी दुखों का अंत हो जाता है। इसी कड़ी में मेरे साथ यहाँ पर मुख्य पुजारी भी उपस्थित हैं। मैं इस स्थान की महत्व के बारे में भी इनसे जानना चाहता हूँ। सर्वप्रथम अपना नाम क्या है बताएंगे? शिव कुमार पांडे। हाँ, इस स्थान के महत्व के बारे में क्या मान्यता है आप बताएं? इस महत्व के स्थान के बारे में बहुत बड़ी मान्यता है। बाबा भगवान देव सिद्धपुरुष थे जो कि उन्होंने इस मंदिर में तपोभूमि है, उनकी तपोभूमि जी, उन्होंने तपस्या 12 वर्ष तक किया। उसके बाद माता जी ने यहाँ के स्थान लिया। अब जब वो यहाँ थे तो जो है पीपल का ये जो पेड़ है इसकी डांड हिलाते थे तो लौंग, इलायची और बतासा गिरता था और उन्होंने अपनी जिंदगी समाधि यहाँ लिया है और माता जी से अन्वय विनय करते हैं। जिसकी भी मनोकामना नहीं पूरी होती है, बाबा भगवान दिन उनकी मनोकामना पूरी कराते थे जी। जैसा कि मुख्य पुजारी ने इस स्थान की महत्व के बारे में बताया है और मैं एक चीज और भी बता देना चाहता हूं कि आज चैत्र नवरात्र की 7वीं तिथि है और इसी दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि का पूजा की जाती है और मानता है कि इस पूजा से भय, अकाल मृत्यु तथा साधक को साहस और नाश का जो है विनाश होता है और साधक को साहस और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और जैसा कि इस समय पूरे देश में जो है नवरात्र मनाई जा रही है, लोग बड़े ही श्रद्धा भाव से
नवरात्र मना रहे हैं और लोग मंदिरों में जाकर जो है पूजा अर्चना करके अपनी मनोकामना की मनौती भी मांग रहे हैं और बड़े ही सुबह से लोग लाइनों में लगकर जो है पूजा अर्चना माँ भगवती की कर रहे हैं, जो कि विभिन्न नामों से जो है माँ भगवती की पूजा कर रहे हैं। चाहे वो जो है इस समय जो है माँ दुर्गा की हो, चाहे वो कालरात्रि की हो, चाहे माँ विंध्यवासिनी की हो, विभिन्न नामों से लोग जो है पूजा अर्चना जो है विभिन्न स्थानों पर कर रहे हैं। ऐसे में मैं बता देना चाहता हूं कि एक स्थान जो अमेठी में के गोगमऊ के पास माँ विंध्यवासिनी का स्थान है, बहुत ही प्राचीन स्थान है और बहुत ही जो है प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ लोग हमेशा सुबह से बिल्कुल सुबह अंधेरे से जो है यहाँ पर लोग पूजा करने के लिए आते रहते हैं। वैसे तो इस समय पूरे देश में लोग जो है मंदिरों में जा रहे हैं और चैत्र नवरात्र की जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं, माँ भवानी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल कुलदीप, लगातार मंदिरों में एक तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु लगातार अपने आराध्य माँ दुर्गा के दर्शन के लिए व्याकुल है और सुबह से ही मंदिरों में भीड़ देखी जा सकती है और दिन हो शाम हो, यहाँ तक कि अगर रात हो तो वहां पर भी लगातार मंदिरों में भीड़ का जो आलम है वो लगातार बना रहता है। लगातार एक के बाद एक श्रद्धालु अपने आराध्य अपनी माँ दुर्गा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं और चैत्र नवरात्र साल के नए शुरुआत के रूप में हिंदू धर्म में है और इसी की शुरुआत के साथ ही लोग इस माँ दुर्गा के इस पावन पर्व को मनाते हैं और लगातार कई लोग 9 दिनों का व्रत भी रखते हैं और इस असीम माँ की कृपा के लिए लगातार मंदिरों में जाकर के उनकी पूजा अर्चना भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए कुलदीप, क्योंकि एक विशेष महत्व है नवरात्र का और चैत्र नवरात्र का भी अपना एक विशेष महत्व है। और जैसा कि कुलदीप ने बताया 4 नवरात्रों के बारे में, शरदी नवरात्र और चैत्र नवरात्र का अपना एक अलग महत्व है, लेकिन कहीं ना कहीं माघ और आषाढ़ जो नवरात्र होती है उसका भी एक अलग ही महत्व है। लेकिन आज चैत्र नवरात्रि चल रही है अभी और इस चैत्र नवरात्रि के लिए लगातार मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ एक के बाद एक बढ़ती चली जाती है। और जैसा कि अभी कुलदीप के साथ जो मुख्य पुजारी थे मंदिर के, उन्होंने भी इस मंदिर के महत्व के बारे में समझाया और किस तरीके से चैत्र नवरात्रि में यहाँ पर आने वाले उन तमाम भक्तों की उन तमाम कामनाओं की पूर्ति होती है जो यहाँ पर आकर के वो माँ दुर्गा के सामने करते हैं। तो कहीं ना कहीं चैत्र नवरात्रि के इस पावन पर्व पर लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ वहां पर पहुंचती है और माँ दुर्गा के सामने ना सिर्फ कहीं ना कहीं अगर माँ दुर्गा के सामने अपनी हाजिरी लगाती है, बल्कि तमाम कामनाओं के साथ उनकी पूर्ति के लिए माँ दुर्गा के समक्ष वो तमाम भक्त पहुंचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुलदीप इस तमाम जानकारी के लिए। हम ज्ञानेंद्र के पास चलते हैं। ज्ञानेंद्र, प्रतापगढ़ से कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल अखंड, देखिए हमारे साथ पीड़ित भी जुड़ चुके हैं, लेकिन पीड़ित के जुड़ने से पहले मैं आपको पूरी बातें बता देता हूँ। मेरे पास कुछ बाइट्स है, कुछ शॉर्ट्स है और उसके बाद वो शॉर्ट्स बाइट्स बयां कर देंगे कि पूरी खबर आखिर है क्या। और पहले मैं चाहूंगा कि वो पूरी बाइट्स और शॉर्ट्स चल जाए और दिख जाए, उसके बाद में आगे की बात आगे किया जाता है। अखंड बताइए। मेरा नाम राम नरेश है, हमारा घर पनाह नगर कोटा भवानीगंज में है और हम IMH हॉस्पिटल में अपनी पत्नी का पथरी का ऑपरेशन कराने गए थे। वहाँ पे पथरी का ऑपरेशन करने के बजाय उनकी किडनी भी निकाल दिया, हाथ में 2 जगह कट मार दिए थे, डॉक्टर वगैरह लापरवाही किए थे। उसके बाद जब हम पूछने लगे कि हमारी पत्नी का हालत खराब होने लगी, जब पूछने लगे तो हमें गाली गलौज दिए और मार भी दिए थे। बोले जूता उतार के भाग जा पासी साले, नहीं तो जूता उतार के मारेंगे। उसके बाद अभी हमारी पत्नी का भी बहुत हालत गंभीर है और हम पुलिस में तहरीर दिए थे। हमारे मुकदमा तहरीर लिखा नहीं जा रहा है मुकदमा थाने से। कितना पैसा अस्पताल में जमा किए थे आप? हम ऑपरेशन के पहले 50,000 जमा किए थे, उसके बाद धीरे धीरे करके 2,200 करीब हमारा 1,80,000 रुपए वहाँ जमा कराया गया है। 1,80,000? 1,80,000 खर्च कराए हैं। 1.5 महीने हमें एडमिट किए थे वहाँ पे हमारे वाइफ को। उसके बाद हम जब पूछने लगे तो हमें मारने भी दौड़े थे। डॉक्टर जो आसिफ हुसैन थे बोले भाग जा पासी साले, नहीं जूता से मारूंगा लेके मरीज। हमारा हाथ पकड़ के गेट के बाहर कर दिए थे। और ये अस्पताल संचालक कौन है? आसिफ हुसैन है। हाँ। संचालक हैं राहुल डॉक्टर से मिश्रा कुछ नाम है। अच्छा। हाँ, वो भी बोले कि मरीज को भेज दो, यहाँ जो होगा हम देख लेंगे। बिल्कुल अखंड, देखिए IMH हॉस्पिटल से और सीधी तौर पे बात करें कि ये उस जगह का मामला है जिस जगह से पूरे प्रतापगढ़ जनपद को जाना जाता है और साफ तौर पे कुंडा
का मामला है और आईएमएच हॉस्पिटल है। पीड़ित जो है महेशगंज थाने के अंतर्गत का रहने वाला है। पीड़ित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार मोबाइल सीधा कर लेते तो बेटर था और सीधे इधर उधर न चल करके सीधे पीड़ित का आपने बयान सुनाकर पीड़ित से ही बात कर लेते हैं कि आखिर उनके साथ क्या घटना हुई थी। पहली बात कि इनके पथरी का ऑपरेशन था, साथ में किडनी भी निकाल लिया गया और फिलहाल बिल्कुल ज्ञानेंद्र, एक मिनट, ये ज्ञानेंद्र, ये पीड़ित है आप राम जी? जी सर। पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए और ये बताइए कि आखिरकार आपके साथ हुआ क्या था? आप क्या करने गए थे, किस अस्पताल में गए थे और आपके साथ क्या घटना घटित हुई? सर हम आईएमएच हॉस्पिटल में अपनी पत्नी का इलाज कराने, पथरी का ऑपरेशन कराने गया था। पहले वो बोले कि दूरबीन द्वारा होगा, जिसमें 40,000 रुपए लगेगा आपका खर्चा। बताइए बताइए। 40,000 बता के सर फिर जिस दिन ऑपरेशन हुआ उस दिन 50,000 बोले। 50,000 फिर जमा किए हमने। उसके बाद वो बड़ा ऑपरेशन कर दिए। उसके जब मैंने किडनी बोले, किडनी भी निकल गई, बोले किडनी निकाल दिए हम। तो मैंने उनसे जब पूछा किडनी क्यों निकाल दिए, तो हमें गाली गुप्ता दिए, हमें मारने भी दौड़े। धीरे धीरे करके कभी आईसीयू में एडमिट किए थे हमारी पत्नी को। कभी 8,500 की दवा देते थे, कभी 7,000 की, कभी 2,000, 2,200 ऐसे जमा कराते कराते हमारा 1,80,000 रुपए खर्चा कराए। और जब हमने पूछा हाफिज हुसैन से कि हमारी पत्नी के किडनी क्यों निकाल दिए, तो हमें वो गाली देने लगे कि यहाँ से भाग जाओ साले, पास ही नहीं, जूता सुतार के मारूंगा। मतलब इतना कुछ हो गया, 50,000 रुपए आपने खर्च भी कर दिए, पथरी का इलाज कराने गए थे और पथरी का इलाज कराने की जगह पर आपकी पत्नी की किडनी ही निकाल ली। और किडनी निकालने के बाद आपको ना सिर्फ अब आपके साथ ना अभद्र व्यवहार किया, बल्कि अभद्र भाषा का भी उपयोग किया। और इतना कुछ करने के बाद आपके साथ इस तरीके का व्यवहार हुआ, आपने कोई कंप्लेन नहीं कराई? जी कराए हैं कंप्लेन, मुकदमा हमारी पुलिस, कुंडा की पुलिस लिख नहीं रही है। कुंडा की पुलिस आपका मुकदमा ही नहीं लिख रही है? जी नहीं, मैं करीब हमें 22 क्या 30 दिन हो गया हमें तहरीर दिए हुए, अभी हमारा मुकदमा लिख नहीं रही है पुलिस। मतलब कौन नहीं लिख रहा है? थाने वाले। आप इस 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए आप इसको लेकर के, आप जो जैसा बता रहे हैं, और थाने वालों ने आपकी तहरीर, एक महीना हो गया, 30-35 दिन हो गया तहरीर दिए हुए। 1 महीना हो गया जी। और 1 महीने में आपकी एक कंप्लेन तक नहीं लिखी गई है? जी नहीं, कंप्लेन हमारी नहीं लिखी जा रही है। अच्छा, आप इस 1 महीने में अगर आपकी अगर मान लीजिए किसी थाने में आप गए और 1 महीना हो गया, तो आप 100% कंप्लेन लिखवाने के लिए जाते होंगे, तो उन्होंने नहीं लिखा तो बताते क्या थे, क्यों नहीं कंप्लेन लिख रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जांच चल रही है। हमें ऐसे पढ़ा के, हम गरीब आदमी है सर, हमें पढ़ा के भेज देते, हम पढ़े लिखे तो है नहीं। नहीं तो आप किसी उच्च अधिकारी के पास गए, एसपी के पास गए, किसी बड़े अधिकारी के पास गए पुलिस के? जी प्रतापगढ़ में भी मैं एप्लीकेशन दिया हूँ। एप्लीकेशन दिए ठीक है, लेकिन आप किसी बड़े अधिकारी के पास गए? आपने किसी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी से संपर्क किया? आपने उनसे फोन कॉल की, कोई बात की, उनके पास गए आप? एसपी के पास, डीएम के पास गए थे, डीएम। तो क्या कहा डीएम साहब ने? डीएम साहब से मुलाकात नहीं हुई थी। मीटिंग चल रही थी, हमें डीएम वहां पे बोले, वहां बोले कि जाके कार्यालय में आप अपनी एप्लीकेशन जमा कर दो, यहाँ पे सुनवाई हो जाएगी। बिल्कुल। देखिए राम जी, ये बातों को मैं टू भी कम्प्लीटेड करता हूँ, जो जहां तक मुझे लगता है। फिलहाल मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन साफ तौर पर राम जी देखिए, एक बेहद ही पिछड़े गांव से आते हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं। साफ तौर पे इनको अधिकारियों की चौखट सीधे तौर पे कह रहे हैं कि मैंने एप्लीकेशन दिया, किसके द्वार पे दिया, डीएम साहब क्या गए, कप्तान साहब क्या गए, लेकिन प्रतापगढ़ की पुलिस किस तरीके से काम करती है ये आप साफ तौर पर जान रहे हैं। प्रतापगढ़ की प्रशासनिक अमला किस तरीके से काम करता है ये आपको अच्छी तरीके से पता है। मैंने आपको कल भी बताया था कि किस तरीके से प्रतापगढ़ के अफसर केवल तनख्वाह का इंतजार करते हैं कि 30 तारीख 31 तारीख आएगी, तनख्वाह आ जाएगी, जेब में सिर्फ तनख्वाहों का वेट करते हैं। एक पीड़ित 35 दिनों से चक्कर काट रहे हैं, उसके साथ किस तरीके से घटनाएं घटित हुई है, लेकिन किया क्या गया है प्रशासनिक अमले का, अगर मैं बात कर रहा हूँ सीएमओ ऑफिस की ओर से क्या किया गया है, सिर्फ
अस्पताल को सीज करने का काम किया गया। एक छोटी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास जो रिपोर्ट है, मैं रिपोर्ट के आधार पर बात कर रहा हूँ। छोटी धाराओं में केवल मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन पीड़ित का मुकदमा केवल थानों से भगा देने का काम, क्योंकि अगला आदमी रसूखदार है और पीड़ित का। बिल्कुल राम जी, कुछ कह रहे हैं आप, कंप्लीट करिए। जी सर, हम कह रहे हैं कि जो राशिद अस्पताल का संचालक है वो हमें धमकी देता है, रोज हमारे पास फोन करता है और हमारे गांव में जाता है। हमें भी डर है कि हमें वो बहुत पता लगता है, बहुत माना जाना गुंडा भी है राशिद। क्या नाम है संचालक का? संचालक क्या नाम है जो आपको धमकी देता है? राशिद। ये बताइए, सबसे बड़ी बात है, अगर प्रतापगढ़ पुलिस महकमे के अधिकारी अगर सुन रहे हो या देख रहे हैं उस वीडियो को, जो प्रशासनिक अमला है वो देख रहा है कि 35 दिनों से एक पीड़ित तहरीर लिखाने के लिए दर की ठोकरें खा रहा है, परेशान है। डीएम ऑफिस में भी गया कंप्लेन लिखवाने के लिए, पुलिस के यहाँ भी गया, थाने के चक्कर लगा रहा है, वो चक्कर लगा रहा है, उसकी सुनी नहीं जा रही, वो लगातार उसको कंप्लेन के लिए परेशान है। लेकिन जिसने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, जिसने गलत काम किया, जिसने पथरी के ऑपरेशन की जगह पर किडनी निकालने का काम किया, वो लगातार पहुंच करके इनको डरा रहा है, धमका रहा है। उसके बावजूद भी अभी तक कोई पीड़ित आकर के टीवी पे बोल रहा है। तो क्या आप लोगों के सामने इस चीज को नहीं, इस पे कौन सी जांच कर रहे हैं? जांच कौन सी करनी है? किस और कौन सी जांच चाहिए? जब पीड़ित आकर के बोल रहा है, पीड़ित का तो कम से कम मुकदमा लिखना चाहिए, तब उसके बाद जांच करते हैं ना, गलत है सही है। लेकिन एक चीज आपसे राम जी आपके पास आएंगे, पहले ज्ञानेंद्र से एक चीज जाने। ज्ञानेंद्र, सीएमओ ऑफिस से तो सीज करने की कार्रवाई कर दी गई, आप बता रहे हैं कि मामूली धाराओं में मुकदमा भी लिखवा दिया गया, सब कुछ कर दिया गया और अस्पताल सीज हो गया, मामूली धाराओं में मुकदमा लिखवा दिया गया, तो आखिरकार कोई आधार तो होगा। तो क्या सीएमओ ऑफिस ये मानता है कि जो आरोप ये पीड़ित लगा रहे हैं कि उनकी जो किडनी है उनकी पत्नी की, उसको निकाल दिया गया, इसको लेकर के सीएमओ ऑफिस की तरफ से क्या कहना है? क्या इसको लेकर, इसको आधार बना करके उसका अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की गई है या कोई और वजह बनाकर की गई है? जी अस्पताल, बिल्कुल राम जी, एक मिनट में आपके पास आऊंगा। बिल्कुल, देखिए मैं खाली नहीं खड़ा हूँ, और जब से मैं खड़ा हूँ तब से मैं कंटिन्यू मोबाइल ही मेरा चल रहा होगा। आप जब से मैं फ्रेम में आया हूँ आपने देखा होगा, साफ तौर पर हर एक अधिकारियों से कांटेक्ट करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन अस्पताल और चाहे वो सीएमओ ऑफिस हो, होता क्या है आखिरी में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं अच्छी तरीके से, केवल पैसे कमाने का एक जरिया बना लेते हैं, अस्पतालों को सीज करने का, उसके बाद उनसे वहां से मोटी रकम वसूलने का एक जरिया बनाते हैं। देखिए, पीड़ित 35 दिनों से नहीं, मेरे अंदाजा होगा कि शायद उससे ज्यादा दिनों से दर की ठोकरें खा रहा होगा, और तकरीबन आज फिर भी मीडिया के सामने आकर के, सबसे बड़ी चीज होती है गरीब तबका का आदमी अगर मीडिया तक पहुंच जाए और उसके बाद अपनी बात रखे तो बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि हर वक्त ऐसे लोगों की, गरीब तबकों की आवाज दबाने का काम किया जाता है ऊंचे रसूख के लोगों के द्वारा, और वही काम हो रहा था। साफ तौर पर पीड़ित खुद कह रहे आकर के कि लगातार धमकियां दी जा रही है, कहीं ना कहीं रसूख होगा, कहीं ना कहीं जो है पकड़ होगी, तभी इसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत नहीं किया जा रहा है। और वो भी सीएमओ ऑफिस की ओर से एक मामूली धाराओं में अगर मुकदमा दर्ज करा करके कार्रवाई करने के नाम केवल सीज करने का प्रोग्राम और केवल शूट करने का, मीडिया में दिखाने का कि हमने एक अस्पताल को सीज कर दिया है, तो ये उनकी कार्यशैली पे सवालिया निशान खड़े होते हैं। जी तमाम अस्पताल रोज सील होते हैं, अगर आप देखेंगे ना तो ऐसे तमाम गली मोहल्ले में अस्पतालों की एक बाढ़ सी है, भरमार सी है, लगातार वहां पर इस तरह की कार्रवाइयां होती है। जिस व्यक्ति का गला सूख जा रहा है, ये चिल्लाते चिल्लाते, जिस व्यक्ति का गला सूख जा रहा है चिल्लाते चिल्लाते कि मेरी तहरीर लिखो, उसके सामने वो रसूखदार इतने आगे निकल चुके हैं कि रोज लगातार धमका रहे हैं, और इस पीड़ित जिसका गला सूख रहा है उसकी कोई कंप्लेन और उसकी कोई सुनवाई नहीं है। बड़ी अचंभा करने वाली बात है कि लगातार इस तरीके के मामलों में जिस तरीके से पीड़ित के जिला बदर भी हुआ है। कौन जिला बदर हुआ है? हाँ, राशिद का, और गंगेस्टर भी है, और हमें धमकी, आज भी सुबह फोन लगा के हमें धमकी दे रहा है कि बड़ी हैरानी की बात है, तुम क्या कर पाए और 35 दिन में क्या करोगे। बड़ी हैरानी है ज्ञानेंद्र, इसका जवाब आपसे लेना है। ये तो कह रहे हैं कि जो अस्पताल का संचालक वो गैंगस्टर का अपराधी है, क्या गैंगस्टर भी अस्पताल खोल के चलाने लगे क्या? और अगर गैंगस्टर इस तरीके से अपराधियों की अगर अस्पताल चलाएंगे, अगर इस तरीके की स्थितियां पैदा हो जाएंगी तो, और पुलिस मुकदमा नहीं लिखेगी, तब तो बहुत सारी चीजें दूसरी घटित हो जाएंगी भाई। इसका मतलब क्या है कि जिसके हाथों में सुरक्षा है,
वो किनके हाथों में क्या करेंगे? पत्नी के इलाज में किडनी निकाल ली जाएगी। अगर इस बात में जरा भी सत्यता है तो मुझे तो हैरानी नहीं, इस बात पे इतनी ज्यादा गुस्सा आ रही है कि एक अस्पताल किस तरीके से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करता है। क्या गरीब की जान नहीं है क्या? वो इलाज कराने गया, 50,000 रुपए आपसे 40,000 की जगह 50,000 आपने लिए और 50,000 के बाद उसकी किडनी निकाल ली और आप उसको ही डरा रहे हो, धमका रहे हो, उस पीड़ित को परेशान कर रहे हो लगातार और पुलिस मुकदमा तक नहीं लिख रही। सर मैं ऑपरेशन कराया था, 50,000 जमा किया था। जब ऑपरेशन के जो हालत गंभीर हुई तो हमारा पैसा 1,80,000 खर्चा कराए हैं वो। बिल्कुल देखिए अखंड कोई स्वाभाविक सी बात नहीं है। गहना बेच करके गहना इलाज कराए हैं सर। अपने औरत का आधा किलो गहना एक पाव में बेचे हैं। बिल्कुल राम सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल ये कोई अचंभा वाली बात नहीं होगी अखंड। ये हो सकता है कुछ हॉस्पिटल में इससे पहले भी कई कांड हो चुके होंगे। ये तो राम सिंह जी की धर्मपत्नी, जो कि बिल्कुल राम सिंह जी आ रहा हूँ, राम जी की हो सकती है धर्मपत्नी। इससे पहले भी कई लोगों के साथ घटना घटित की जा चुकी होगी। ये तो एक ऐसे पहले शख्स है कि जो निकल के सामने आए हैं। फिलहाल ये जांच का विषय बनता है और फिलहाल पुलिस, प्रतापगढ़ की पुलिस कैसी है ये हम आपसे लगातार आपको दिखाते रहे हैं कि प्रतापगढ़ की पुलिस किस तरीके से काम करता है, प्रतापगढ़ का प्रशासनिक अमला किस तरीके से काम करता है। और साथ तौर पर आज सुबह भी एक घटना आई है कि एक हॉस्पिटल में जच्चे बच्चे की मौत की सूचना, अभी उसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले ये भी सूचना आई कि एक हॉस्पिटल में जच्चे बच्चे की मौत हो गई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, कई बार हो चुके हैं हॉस्पिटल में कि बाहर जच्चा आधा पेट से बाहर रहा है, उसको हॉस्पिटल के बाहर। तो राम सिंह जी के साथ तो पथरी का ऑपरेशन बता करके किडनी निकाल ले जाना, जो कि राम जी बता रहे हैं, राम जी की बातों के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ कि पथरी बता करके किडनी निकाल के और उसके बाद इतना पैसा, इतना बजट, जो कि बजट के हिसाब से आदमी जाता है और हो सकता है कि एक टाइम का पेट काट करके वो डॉक्टरों के पास जाता है और फिर उसके बाद डॉक्टर लंबी चौड़ी लिस्ट बना देते हैं, तकरीबन 8 से 9 हज़ार की। उसमें भी उनका कमीशन फिक्स होता है, डॉक्टरों का कमीशन फिक्स होता है। तो वो उनका मेडिकल स्टोर फिक्स होता है, उनका अल्ट्रासाउंड, उनका एक्सरे का जो सवाल है आपसे, एक सवाल ये है कि आखिरकार जो ये डॉक्टर थे, ये डॉक्टर कहाँ से थे, कहाँ के थे? क्या लोकल प्रतापगढ़ के थे? प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं? वो डॉक्टर हैं कौन जिसके ऊपर ये आरोप लगाया? तो अस्पताल संचालक की बात हो गई, लेकिन किसी डॉक्टर ने तो इलाज किया होगा, उस डॉक्टर का क्या नाम है और वो डॉक्टर कहाँ के थे? क्या किसी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर थे? क्योंकि हमने लखनऊ में भी ऐसे कई बार देखा है। जी सर, डॉक्टर सरकारी अस्पताल अरशद नाम था, वो कौशाम्बी जिले के हैं। क्या सरकारी डॉक्टर हैं वो? जी सरकारी डॉक्टर हैं। कहाँ पे पोस्टेड है वो? मेडिकल कॉलेज के हैं डॉक्टर, कौशाम्बी के। बिल्कुल देखिए, जो सूचनाएं आई है कि अरशद नाम के एक डॉक्टर हैं जो कि कौशाम्बी में इस समय कार्यरत है और वहां पे पोस्टिंग है उनकी। और फिलहाल उनके ऊपर राम जी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने ही वो ऑपरेट किया था, इनकी धर्मपत्नी को उन्होंने ही ऑपरेट किया था। और साफ तौर पे उसके बाद से लगातार केवल संचालक की ओर से ही हर चारों ओर से इनको धमकियां दी जा रही हैं। और जब से ये अप्लीकेशन दे रहे हैं, अप्लीकेंट है, साफ तौर पे मायने रखता है कि अप्लीकेंट है ये। और ये हर जगह से जब से ये अप्लीकेशन दे रहे हैं, जिस जगहों पे अप्लीकेशन दिए हैं इन्होंने, वहां से इनको धमकियां दी जा रही है लगातार। जब भी शहर की ओर कूच करते हैं, थानों की ओर कूच करते हैं, तो इनको लगातार धमकियां दी जा रही है। अभी कुछ देर पहले भी जब हमारी इनकी बात हो रही थी, राम जी से हमारी बात हो रही थी, तो साफ तौर पे इन्होंने तब भी बताया कि अभी से कुछ देर पहले हमको जो है धमकी दी गई है और साफ तौर पे मना किया जा रहा है कि आप कहीं आप जाएंगे तो आपके लिए सही नहीं होगा। फिलहाल ये पुलिस का काम बनता है कि पुलिस प्राथमिकता से इनका पहले तो मुकदमा पंजीकृत करे, उसके बाद आगे की जांच का विषय बनता है कि इनके साथ क्या क्या हुआ है। लेकिन पुलिस ने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया है और साथ तौर पर ये लग रहा है कि पुलिस किस तरीके से, मैं इसकी पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन अगर 35 दिनों से कोई चक्कर काट रहा है तो मुझे करने में कोई गुरेज नहीं लग रहा है कि पुलिस की मिली भगत से ही सब कुछ हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हमने लखनऊ में भी देखा था, इस साल 1.5 साल पुरानी खबर है कि किस तरीके से केजीएमयू जैसे जगह के
मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो डॉक्टर तैनात थे वहां पर एक पीड़ित जाती है, उनके गले में कुछ दिक्कत होती है, ईएनटी विभाग में वो दिखाने जाती है, वहां पर जो डॉक्टर उसको देख रहे होते हैं, वहां पर जाने के बाद उसको देखने के बाद उसको ऑपरेशन की सलाह देती है। ऑपरेशन की सलाह जब देते हैं तो जो उसका पति होता है वो डेट बोलता है, पूछता है कि कब होगा, तो उन्होंने बोला यहाँ पर बहुत समय लगेगा। अगर आप कहिए तो एक प्राइवेट अस्पताल है केडी, जिसका नाम शायद मुझे जहां तक याद है केडी अस्पताल था, उसमें उन्होंने कहा कि वहां पर आपका हम इजिली ऑपरेट कर देंगे और बहुत जल्दी समस्या समाधान हो जाएगा, नहीं तो दिक्कत बढ़ जाएगी। फिर पीड़ित सोचता है, वापस वो लखीमपुर चला जाता है। ऐसी जो जानकारी आई थी कि डॉक्टर के द्वारा उसके किसी बार बार पीड़ित को फोन किया गया, पीड़ित के पति को लगातार कई बार फोन किया गया और दबाव बनाया गया कि आप आकर के इलाज करा लीजिए, नहीं तो दिक्कत ज्यादा बढ़ जाएगी। पीड़ित पति परेशान हुआ, पीड़ित का पति उसने सोचा कि क्यों ना करा ही लिया जाए। वो आया केडी अस्पताल में, जहां तक उसका अस्पताल का नाम जानता हूं केडी अस्पताल था, वहां आकर के उसने अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए वहां पर जो पैसा जमा करना था उसने किया। वही डॉक्टर जो केजीएमयू में थे, जो बॉन्ड पर वहां पर काम कर रहे थे, वो आए और उन्होंने इलाज किया। अचानक से इलाज के दरमियान स्थिति बिगड़ जाती है। बिगड़ने के बाद उन पीड़ित की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। आनन फानन में उसको शताब्दी फेज 2 के वेंटिलेटर पे ले जाना पड़ता है, जबकि वहां पर ना ऑक्सीजन के सिलेंडर की व्यवस्था थी, वेंटिलेटर तो दूर की बात है। लेकिन सवाल यही है कि जो व्यक्ति बॉन्ड पर केजीएमयू में तैनात था, जिसको केजीएमयू में ही इलाज करना था, और सबसे हैरानी की बात थी कि वहां पर उस बीमारी के लिए कोई भी लंबी डेट नहीं थी, तुरंत उसका इलाज हो सकता था। उसके लिए भी उसने कई दिन बताए और उसने उसको वेंटिलेटर पर शिफ्ट तो कराया, लेकिन जान नहीं बच पाई। हालत ये थी कि उसकी जान भी चली गई और वो डॉक्टर जिसके ऊपर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, जिसको जान बचाने की जिम्मेदारी थी, उसने ही जान ले ली। अब आप सोचिए कि जब ये सरकारी अस्पतालों में जो तैनात होते हैं डॉक्टर, वो जाकर के प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, जब सारे संसाधन वहां पर उपलब्ध होते हैं, तो किस तरीके से लोगों की जान जोखिम में डालते हैं। अगर इनके आरोपों में जरा भी सच्चाई है कि जो डॉक्टर आरोपी है वो कौशाम्बी मेडिकल कॉलेज में है, वहां पर वो देखता है मरीजों को, अगर वो आकर के इस तरीके करने के लिए अस्पताल अधिकृत नहीं है। बड़ा गंभीर सवाल है, सीएमओ को तो इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। क्या ज्ञानेंद्र इस पूरे मामले पे सीएमओ ने कोई बात की है, उन्होंने कोई कार्रवाई की बात की है? अगर ऐसा मामला है तो सर सीएमओ साहब ने बताया कि सीएमओ साहब ने बताया ऑपरेशन करने के लिए ये अस्पताल में अधिकृत नहीं है। बताइए, अधिकृत नहीं है? ज्ञानेंद्र आपकी बात में उनका क्या कहना था, किस तरीके से इन आरोपों पर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? बिल्कुल, देखिए मैंने लगातार अस्पताल की गलती है। राम जी एक मिनट, मैं लगातार ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, लाइव ही कर रहा हूँ, तो मैं लगातार कांटेक्ट में बना हुआ हूँ, लेकिन कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। सीधे तौर पे बात कर रहा हूँ। हाँ, ये एक चीज हो सकता है कि जो मेरा नंबर सेव है उस नंबर से मैं नहीं कर रहा हूँ, जो उस नंबर पे ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मैं लगातार कांटेक्ट में करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी उचित रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। मेरा फोन इस समय खाली है। अगर वो फोन पर आते तो मैं जरूर एक बार मैं लाइव ही उनको सुनवाता कि उनका क्या कहना है। तो ये साफ तौर से दर्शाता है कि प्रशासनिक हमला किस तरीके से प्रतापगढ़ का ढीला है, प्रतापगढ़ का पुलिस हमला किस तरीके से ढीला है। उनको यहाँ तक कि एसपी नहीं, आईजी, डीआईजी, एडीजी तक के ठोकरे खाना पड़ता है, तब कहीं जाकर के इंसाफ मिलता है। आज इस पीड़ित को आखिर इंसाफ कब मिलेगा, ये आने वाला वक्त और दिन बताएगा। ये कितने अधिकारियों के चौखट पे जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। सोचिए, जब धमकियां दी जा रही है तो थानों में क्या किया जाता होगा, इसका अंदाजा हम आप दोनों लोग लगा सकते हैं। सर हमारे गांव में जाता है, भी कल भी गया था, आज भी फोन किया था, बोला तुम 35 दिन से दौड़ रहे हो, कुछ नहीं कर पाए, अब 35 दिन और दौड़ोगे, कुछ कर नहीं पाओगे तुम। वारे पुलिस, वारे वहां के थाना इंचार्ज, और अगर ये सारे लोग देख रहे हों और ये पीड़ित अगर इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि जो अपराधी है, जिसके ऊपर आरोप है, वो उनके पास पहुंच जा रहा है, लेकिन पुलिस जिसके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं उस तक नहीं पहुंच पा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जिसको लिखना चाहिए था, जिसके खिलाफ मुकदमा लिखना चाहिए, अब सबसे बड़ी बात है कि धमकी भी दे रहे हैं। एक तो गलत काम किया, किसी को पत्नी का ऑपरेशन बता करके उसकी किडनी निकाल ली, और सबसे बड़ी बात है कि आपने इतना गलत काम किया, वो अस्पताल केवल सीज है। और अगर उस डॉक्टर की, जिसने ये काम किया, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं ये पीड़ित, अगर उस डॉक्टर अभी भी इलाज अगर कर रहा है,
तो सबसे बड़ी शर्म की बात है कि जिस डॉक्टरी का पेशा क्या होता है? डॉक्टरी का पेशा होता है मानवता का पेशा, इंसानियत का पेशा, लोगों की जान बचाने वाला पेशा, लोगों की सुरक्षा प्रदान करने वाला पेशा। लेकिन वहां पर अगर कोई डॉक्टर, ऐसा प्रोफेशनल डॉक्टर इस तरीके का काम करेगा कि लोगों की जिंदगी के साथ ही खिलवाड़ करेगा, एक अहम अंग निकाल लेगा, तो अपने आप में बड़े शर्म की बात है कि प्रतापगढ़ में, कुंडा जैसी जगहों पर अगर इस तरीके से अस्पताल संचालित हो रहे हैं, जहां पर डॉक्टर इस तरीके से जो निकाले, किडनी तो निकाली भी दिए थे, हाथ में 2 जगह कट मार दिए थे। गंभीर सवाल है और मैं तो इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री हाथ में 2 जगह कट लगा दिए थे। कार्यक्रम के माध्यम से कहूंगा कि मुख्यमंत्री को इस पूरे मामले की एक जांच करानी चाहिए कि किस तरीके से वो अस्पताल संचालक और उस कौन से डॉक्टरों की मिलीभगत से एक मरीज, जो ये गरीब मरीज है, उनकी किडनी निकालने का काम किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा नेक्सस और एक गैंग हो सकता है, इसकी भी जांच जरूर करानी चाहिए और कम से कम ऐसे तमाम लोग जो इस गैंग से जुड़े हुए हों, अगर ऐसा है, इनके आरोपों में जरा भी सत्यता है, तो लखनऊ के लोगों को या उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को भी इस अस्पताल ही नहीं बल्कि उन तमाम डॉक्टरों को भी जांच के खिलाफ आदेश देने चाहिए, डॉक्टरों के खिलाफ भी, जो लोग इस पूरे के पूरे मामले में कहीं ना कहीं सक्रियता के साथ या फिर इस मामले में जुड़े हुए हों, उनको सबसे पहले ना सिर्फ बर्खास्त कीजिए बल्कि उनके खिलाफ एक ऐसी जांच कीजिए कि जांच में अगर उनके खिलाफ जरा भी तथ्य निकल करके सामने आए तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि जिससे वो कभी किसी गरीब की किडनी तो दूर की बात है, कोई छोटा भी इलाज करने में गलत इलाज ना करें, ये उनकी रूह कांप जाए। फाइनल कमेंट ज्ञानेंद्र, आप बताइए। बिल्कुल, देखिए अब सबसे बड़ी बात होगी कि पीड़ित को आखिर न्याय कब मिलेगा। सबसे बड़ी चीज होती है कि 35 दिनों के हर एक चौखट पे जो है नतमस्तक हो जाना, उसके बाद भी न्याय न मिलना, तो पीड़ित का कहीं ना कहीं एक मनोबल टूटता है। और वो भी उनकी धर्मपत्नी के साथ ऐसी घटना घटित हुई है, पथरी का ऑपरेशन बता करके, ऐसा मैं नहीं, ये बता रहे हैं, और खासतौर पर रिपोर्ट भी प्रतीत होती है। और सबसे बड़ा सवाल निशान होता है कि अगर सीएमओ ने खुद रिपोर्ट में लिख दिया है कि हाँ, और सीजिंग का इन्होंने हॉस्पिटल के ऊपर कार्रवाई कर दी है, तो साफ तौर पर ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उस हॉस्पिटल में बहुत ही बड़ा कांड हुआ है। तो पीड़ित की ही एफआईआर पुलिस को दर्ज करनी चाहिए, और पीड़ित की एफआईआर अगर पुलिस दर्ज नहीं करती तो पुलिस के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आगे अगर आपने सीएमओ कार्यालय का एप्लीकेशन एक्सेप्ट करके उनका मुकदमा नॉर्मल धाराओं में लिखना मुनासिब समझा, तो आप पीड़ित का भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करके आप पीड़ित का भी मुकदमा एक्सेप्ट करके आपको मुकदमा दर्ज करना चाहिए था। लेकिन अभी तक उन्होंने दर्ज नहीं किया है। पीड़ित डीएम से लेकर के एसपी, जो कि मैं नहीं, खुद लाइव आकर के राम जी बता रहे हैं, तो हर जगह जाकर के इन्होंने दरबारी की है, एक तरीके से कह सकते हैं, मस्तक हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। लगातार राम जी के कहे अनुसार उनको धमकियां दी जा रही हैं। तो पुलिस को पूर्ण रूप से मदद करनी चाहिए। अगर समय रहते पीड़ित की मदद करे तो यही मानवता कहलाती है। और खास तौर पे इतनी बड़ी घटना घटित हो जाने के बाद भी अगर आप उनकी मदद नहीं करते तो ये मानवता नहीं, आप समझ सकते हैं कि क्या कहलाता है। बिल्कुल, तो सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले में कह रहे थे पुलिस हमारी कुछ नहीं कर पाएगी, तुम्हें अगर 35 दिन से तुम दौड़ रहे हो, 35 दिन और दौड़ोगे। वो कह रहे थे कि पुलिस हमारी कुछ नहीं कर पाएगी। नहीं, बहुत ही गंभीर इनके आरोप हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर 35 दिन तक उनके किसी भी आरोप को लेकर के पुलिस ने अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की है, तो अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, बहुत गंभीर सवाल है। ज्ञानेंद्र, इसको लेकर के आप एसपी से बात कीजिएगा, पूछिएगा कि आखिरकार क्यों एक पीड़ित लगातार 35 दिनों से दौड़ रहा है लेकिन उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, उसकी प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा रही है, जबकि सीएमओ का मानना है कि उन्होंने गलत किया जिसकी वजह से उनके अस्पताल को सील कर दिया गया। फिलहाल इस पूरी घटना पर आप क्या मानते हैं और आपने कार्रवाई क्यों नहीं की है, आपके किसी थाना इंचार्ज ने क्यों नहीं की है, इसका भी जरूर उत्तर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। राम जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे मामले को लेकर के कप्तान से बात करने का जरूर प्रयास कीजिएगा ज्ञानेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का। अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, कौन सी बड़ी खबर है भदोही से? अखंड जी, भदोही की इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि इस तरीके से अभी रसोई गैस की किल्लत देखने को मिल रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, और उसी उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा भदोही भी कहा जाता है। भदोही में भी गैस की किल्लत लगातार देखने को मिल रही है। जो गैस के इंडियन एजेंसी है, जैसे कि भारत जो है गैस हुआ, एचपी गैस हुए, इंडियन गैस हुए, वहाँ लगातार लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। और
जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता का आरोप भी लगाया जा रहा है साफ तौर से कि जो सिलेंडर है, सिलेंडर जो है कि आ रहे हैं, लेकिन उसको आज के समय में भी उसको कहीं न कहीं ब्लैक किया जा रहा है, ब्लैक मार्केट किया जा रहा है। उससे कहीं न कहीं जो उपभोक्ता है, जो विगत 10 दिनों से उनकी जो है बुकिंग हुई है, उनको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो ये बड़ा सवाल खड़ा करता है भदोही के प्रशासन पर कि आखिरकार प्रशासन कर क्या रही है। इस तरीके से लगातार उपभोक्ता शिकायत भी कर रहे हैं कि उनको जो भी एलपीजी सिलेंडर है वो जो है कि रसोइयों के लिए नितांत आवश्यक है। आप समझ ही रहे होंगे जिस तरीके से प्रधानमंत्री का सपना था कि उज्ज्वला योजना के तहत हर घर जो है कि गैस पहुंचाया जाए, घर तो गैस पहुंच गया, लेकिन आज के समय में जो किल्लतें देखने को मिल रही है वो कहीं न कहीं शर्मसार करने वाली है। जी अखंड। हाँ बिल्कुल अभिषेक, बहुत बड़ी बात है क्योंकि ऐसी तस्वीरें केवल उत्तर प्रदेश और भदोही, लखनऊ या अन्य जिलों से नहीं आ रही बल्कि पूरे देश से आ रही है। और हमने देखा है कि किस तरीके से लोग एलपीजी के लिए परेशान है, कई कई जगहों पर लंबी लंबी लाइनें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज्यादा लोग परेशान है पैनिक बुकिंग को लेकर के, क्योंकि जो लोग जरूरतमंद हैं वो तो है ही है, लेकिन सबसे ज्यादा पैनिक वहां क्रिएट हो जा रहा है जो पैनिक क्रिएट कर दे रहे हैं, अफवाह के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि एलपीजी उपलब्ध है ही नहीं। आज तक की बात की जाए, सरकार की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया, कोई वक्तव्य नहीं आया, ना ही प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा वक्तव्य आया है कि एलपीजी की शॉर्टेज है। बार बार आकर के जो कंपनियां हैं वो बार बार बोल रही हैं कि एलपीजी है हमारे पास, इंतजार कीजिए। बस उसके लिए एक टाइम फ्रेम उन्होंने तैयार कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद कई जगहों पर इसी तरीके के हालात हैं। लगातार एक के बाद एक ऐसी तस्वीरें आती हैं जो दिखाती हैं कि बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें हैं, लोग परेशान हैं, व्याकुल हैं अपने गैस को रिफिल कराने के लिए। लेकिन तब भी एक चीज है, हम अभिषेक एक चीज करेंगे क्योंकि हमने अभी अपने खबर में बताने से पहले इस बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले बताया था कि किस तरीके से एलपीजी शॉर्टेज को लेकर के जो अफवाह फैली है और जो पैनिक बुकिंग हो रही है, और साथ ही साथ कौन सी महत्वपूर्ण जगहों पर पहले एलपीजी सिलेंडर और उनको मिलना चाहिए और कौन सी जगहों पर नहीं। भदोही में प्रशासन ने इसको लेकर के किस तरीके के इंतजाम किए गए, क्या कोई वहां पर बाढ़ है, कोई बैन है, या फिर कोई आपूर्ति को लेकर के किसी तरीके का कोई आदेश है कि इन लोगों को मिलना चाहिए, प्राथमिकता इनको देनी चाहिए, या फिर इनको प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए, या होटलों को लेकर के अलग कुछ चीज है, या फिर अस्पतालों को लेकर के अलग चीज है? क्या प्रशासन की तरफ से कोई निर्देश है इनको लेकर के? जी अखंड जी, अगर मैं सबसे पहले बताऊं तो पहले बेहतर रूप से समझने का प्रयास करें मैं क्या कह रहा हूं। जब एजेंसी जो है मालिकों से बातचीत की जाती है, जो इंडियन के हैं चाहे एचपी के हैं, उनका साफ तौर से ये कहना रहता है कि जो है कि यह जो बुकिंग है, बुकिंग तो हो रही है, लेकिन बुकिंग के बाद जिस पर्याप्त मात्रा में पहले गैस आते थे, अब 2 से 3 दिन में एक गाड़ी आ रही है। अगर हमारी 100 बुकिंग प्रतिदिन हो रही है तो मात्र 30 से 40 ही वितरण करने का जो है कि मौका दिया जा रहा है। तो इससे कहीं न कहीं असंतुष्टि गैस एजेंसियों को भी देखने को मिल रही है और वह असहज रूप से बोल भी नहीं पा रहे हैं। प्रशासनिक अमले के लोग जो है कि लगातार सरकार के पक्ष की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर वास्तव में हकीकत देखी जाए तो गैस रिफिल की जो व्यवस्था है उसमें कहीं न कहीं कमियां देखने को मिल रही है। जो गैस एजेंसी मालिक द्वारा लगातार यह बताया जा रहा है फोन पर वार्ता करने के दौरान कि जो गैस सिलेंडर की रिफिलिंग है वो जैसे अगर भदोही जनपद के एक किसी गैस एजेंसी से जो है कि 100 बुकिंग एक दिन में हुई तो उस 100 बुकिंग को स्वीकार न करके 40 बुकिंग को भी स्वीकार किया जा रहा रिफिल के लिए। तो इससे कहीं न कहीं अगर एक हफ्ते के बाद उस व्यक्ति को बताया जा रहा है कि आपकी बुकिंग हो गई है और आपको गैस अभी नहीं मिलेगा, तो ये कहीं न कहीं सवाल खड़ा करता है कि अगर गैस नहीं मिलेगा तो गैस की बुकिंग स्वीकार क्यों की गई। और अगर इसकी शिकायत भदोही की जनता या फिर किसी उत्तर प्रदेश की जनता अगर जाकर के अपने प्रशासनिक अमलों से करती है तो प्रशासनिक अमल लगातार यह अपनी बातों को कहता है कि नहीं गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन साफ तौर पर अगर जमीनी हकीकत में देखी जाए तो साफ तौर पर कमियां देखने को मिल रही है, लेकिन प्रशासन उसको मानने को जो है कि इनकार कर रही है। तो ये कहीं न कहीं सवाल खड़ा करता है अखंड जी। और लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी जो है फरमान आता है कि नहीं यह भ्रामक खबरें नहीं है, वास्तव में जमीनी हकीकत यही है। जो वास्तव में हकीकत बिल्कुल देखिए अभिषेक, एक सबसे बड़ी बात है, देखिए प्रशासनिक अधिकारी नहीं समझ पा रहे हैं समस्याओं को, लेकिन नहीं बिल्कुल देखिए ऐसा है कि भ्रामक अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया में तो आपको भी दिखाई देगा कि भ्रामक चीजें क्या होती हैं। देखिए बहुत सारी चीजें भ्रामक हैं और बिल्कुल हैं, ये मैं मानता हूं, ये भले कोई माने ना माने, लेकिन मैंने इस चीज को वॉच किया, मैं देखता हूं कि भ्रामकता होती क्या है। अमूमन आमतौर पर आप देखोगे तो आपको सिलेंडर बहुत बड़ी तादाद, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के लिहाज से अगर बात करेंगे तो बहुत बड़ी तादाद है। और अगर हम लखनऊ की बात करें, भदोही की बात ना करें, तो लखनऊ की अगर बात करेंगे तो 105 एजेंसीज हैं जो 25,000 सिलेंडर रोज देने का काम करती हैं। जहां तक की डिमांड की बात की जा रही है, लगातार वो डिमांड बढ़ती चली जा रही है। लोगों के पास एक की जगह 2 सिलेंडर है, समस्या आई है।
समस्या ऐसी नहीं थी कि समस्या ये बहुत पहले से चली आ रही थी या फिर अचानक से आई हुई समस्या नहीं है। समस्या ग्लोबल है और ऐसा नहीं केवल उत्तर प्रदेश या फिर हमारे ही देश में है, बाकी कहीं और नहीं है। ये एक पैनिक है, पूरे विश्व का पैनिक है और कोई क्राइसिस आती है तो उसमें मैनेजमेंट करना होता है। लेकिन फिर वही मैं बात करता हूं कि कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल जो होता है वो आपदा में अवसर खोजने वालों का होता है। सबसे ज्यादा वो लोग भी हैं इसमें शामिल हैं जो इस आपदा को अवसर में कन्वर्ट कर चुके हैं। वो इसमें काला बाजारी मुनाफाखोरी के चक्कर में लग गए हैं। लोगों को मिल रहा है लेकिन जरूरतमंदों को नहीं मिल पा रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबको नहीं मिल पा रहा है। अगर हम परसेंटेज ओवरऑल बात करेंगे तो बड़ी तादाद में लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है। थोड़ी देरी जरूर हो रही है और प्रशासन लगातार मुस्तैद है सड़कों पर। हाँ, कहीं हो सकता है कि कहीं का प्रशासन थोड़ा ढीला हो, ढुलमिल काम कर रहा हो, लेकिन प्रशासनिक अमला पूरी तरीके सड़कों पर है, इस बात को भी मानना पड़ेगा। साथ ही साथ उन तमाम लोग, क्योंकि राजधानी लखनऊ में हम रहते हैं, राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो बहुत बड़ी जनसंख्या लखनऊ में ही है और यहाँ पर वर्ल्ड क्लास मीडिया यहाँ पर भी है और पूरे देश की मीडिया यहाँ पर रहती ही रहती है जो साफ तौर पर कवरेज करती है। ढूंढने के लिए ढूंढेंगे तो गली मोहल्ले में ढूंढेंगे तो बहुत सारी कमियां दिखाई देंगी कि ये दुकान बंद है, वो दुकान बंद है, ये चीजें बंद है। लेकिन इस पैनिक में सबको पैनिक नहीं होना है। बार बार यही प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि आप लोग पैनिक मत होइए और पैनिक ना हो करके पैनिक बुकिंग मत कीजिए, क्योंकि अगर जल्द से जल्द पैनिक बुकिंग ज्यादा से ज्यादा होगी तो डिमांड की जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं ज्यादा रेज होगी और जो जरूरतमंद है उनको एलपीजी सिलेंडर्स नहीं मिल पाएंगे। ये बहुत बड़ी वजह बनकर के सामने आ रहा है जो हम खुद भी देख रहे हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं अभिषेक, ये इस बात को आप भी जानते होंगे कि इस आपदा में उन्होंने अवसर को कन्वर्ट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। मुनाफाखोरी या कहीं यूं काला बाजारी, ऐसा करने के लिए उन्होंने सारे इंतजाम कर रखे कि किसी भी तरीके से होगा तो इसी को आपदा में अवसर कन्वर्ट कर देंगे हम। जी बिल्कुल अखंड जी, सही कह रहे हैं आप। लेकिन लगातार ठीक है, जब जिला प्रशासन से बातचीत की जाती है तो उस पर साफ तौर से उनका कहना रहता है कि जो रिफिलिंग की व्यवस्थाएं हैं वो लगातार जिस प्रकार से चल रही थी उसी प्रकार से चल रही। लेकिन वास्तव में जब हकीकत को देखा जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ दर्द झलकता है आम जनमानस की, तो उस पर सवाल खड़ा करता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अभिषेक। देखिए, अगर हमारे ये सही बात है कि किसी, आप कहते हैं ना कि पंक्ति में आखिरी खड़े व्यक्ति के लिए भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और अगर इतनी ज्यादा लंबी लाइनें लग जाती हैं या लाइनें भी लग जाती हैं तो ये प्राथमिकता के तौर पर उन लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि लाइनें दिखे ही ना, लाइनें खत्म हो जाए जो आज कुछ दिनों पहले तक थी, इस युद्ध से पहले थी कि हालात ऐसे नहीं थे जहां पर लोग लाइन लगाते थे। और आज के समय में जब एलपीजी सिलेंडर्स आम हो गए थे, बड़े ही आसानी से लोगों के घर तक पहुंच जाते थे, किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं थी। लेकिन फिलहाल जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं पैनिक वाले हैं, परेशान करने वाले हैं और लोग शायद यही कारण है कि पैनिक ज्यादा बुकिंग कर रहे हैं। और अभिषेक ने जैसा बताया कि भदोही में इस तरीके से चीजें चल रही हैं, लोग परेशान हैं और लाइनें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं और ग्राउंड पे हकीकत जो है, जो जमीनी हकीकत है वो थोड़ी सी अलग है जो दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इन दावों और जमीनी हकीकत को एक साथ लेकर के आना होगा कि जमीनी हकीकत उन दावों के साथ पूरी तरीके से मैच करती हुई नजर आए, जहां पर हालात जमीनी हकीकत के तरफ जाते हुए दिखाई दे, ना कि केवल और केवल दावों के भरोसे पर टिके दिखाई दे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी है और इस जानकारी के जरिए तमाम लोगों को समझना चाहिए उत्तर प्रदेश के कि एक बहुत बड़ा पैनिक है और इस पैनिक में अगर आप पैनिक हुए तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या आप लोगों के साथ बन सकती है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही है कि एलपीजी के साथ साथ अब कहीं ना कहीं एलपीजी की शॉर्टेज को लेकर के, अब ऑयल शॉर्टेज को लेकर के भी अफवाहें लगातार बाजार में उठ खड़ी हुई है, जहां पर मध्य प्रदेश से लेकर के गुजरात तक कहीं ना कहीं लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। वो तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर लोग अपनी गाड़ियों में फ्यूल भरवाने के लिए लगातार पेट्रोल पंप की तरफ जा रहे हैं और उस अफवाह को इस तरीके से आगे बढ़ती चली जा रही है कि खुद ऑयल कंपनियों को आगे आकर के कहना पड़ रहा है कि ऑयल की शॉर्टेज बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अगर आप लोग परेशान होंगे तो उसकी सप्लाई चेन बाधित हो सकती है। तो फिलहाल जो ऑयल कंपनीज हैं, इंडियन ऑयल ने एक्स पर भी पोस्ट करके इस बात को लोगों को बताया है कि भ्रम में मत रहिए, ना ही अफवाहों पर विश्वास कीजिए। अगर अफवाहों पर विश्वास करेंगे तो हालात बदल सकते हैं। उनके पास पर्याप्त तेल है, शॉर्टेज की कोई बात पूरी तरीके से निराधार है। पर्याप्त मात्रा में हमारे पास तेल है जिससे किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिलहाल वही बात है कि जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो हालात कहीं ना कहीं खराब हो जाते हैं, क्योंकि श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या अन्य कंट्री हो जहां पर अभी से इसको लेकर के इंतजाम किए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से इसको अलग अलग तरीके के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन वहां पर भी कैसे साफ तौर पर देखा गया है
और कहीं ना कहीं जो आसपास के इलाकों का जो क्राइसिस है वो कहीं ना कहीं हमारे देश में भी उन अफवाहों का एक भरमार सी है, और सोशल मीडिया में ये अफवाहें बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं। अगर आप उसको नहीं समझेंगे, नहीं मानेंगे, तो आप इस अफवाह के चक्कर में पड़ करके खुद भी परेशान होंगे और लोगों को भी परेशान करेंगे। तो फिलहाल ऐसी अफवाहों से दूर रहिए, क्योंकि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का साफ साफ कहना है कि हमारे पास तेल पर्याप्त है। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।